हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम कार्बन और उसके यौगिक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं कि कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोशों की संख्या कितनी होती है। कार्बन कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें कितने कोश होते हैं आपको बताना है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हम एक बार लिख देते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 6, और कोशों की संख्या देखे हैं तो हम ये पहला कोश हो जाएगा और ये दूसरे नंबर का कोश, जिसमें दो उपकोश है, एक S है और एक P है। तो हमारे पास कुल कोशों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कि कार्बन में कोशों की संख्या कितनी होती है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। टोटल दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपको बताना है कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। तो पहला जो आंसर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखा हुआ है कि वे एक कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। दूसरा है कि वे विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनाते हैं और सामान्यतः आयन नहीं बनाते। तो ये तो सही है, आयन नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं। तो इसमें नहीं है बोला है तो कौन सा होगा, ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। जबकि घुलनशील होते हैं तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से ए नंबर का आंसर हो जाएगा कि जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और नहीं पूछा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दूसरा नंबर कि घुलनशील नहीं है करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर का कि कार्बन खालिस्तान के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कि कार्बन ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण जो होता है स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि छोटे परमाणु आकार के कारण, इसके अपर रूपों के कारण, एलोट्रॉप्स के कारण, अपनी सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता के कारण, या पी कक्षक की उपस्थिति के कारण। तो इसका जो आंसर है सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है किसके कारण, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। कार्बन का परमाणु छोटा होने के कारण और इसकी अंतिम कक्षा में 4 संयोजकता अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है, बड़ी आसानी से दूसरे तत्वों के साथ में बंध बना लेता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है, इसलिए ये यौगिक भी क्या होता है, बहुत सारे बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। C4+ का मतलब आपको समझा दें कि C4+ का मतलब है कि कार्बन ने क्या कर दिया है, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। कार्बन की टोटल जो अंतिम कक्षा में होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हमने बताया 1s2, 2s2 और 2p2 के रूप में होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 उपस्थित अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इनको अगर त्याग देता है तो इसके ऊपर क्या 4 बार धन आयन लग जाते हैं, तो C4+ इस प्रकार से बन जाता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, ये धन आयन बनाएगा। तो ये बनाने में असमर्थ क्यों होता है, बोले कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने में असमर्थ क्यों होता है कार्बन, इसका आंसर बताना है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा है कि क्योंकि इसमें इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आंसर है कि जो हमारे पास कार्बन होता है C4+ का अगर निर्माण करना चाहता है, अर्थात धनायन के रूप में अगर उसको कन्वर्ट होना है, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उतनी ऊर्जा कार्बन के पास नहीं होती। इसलिए ये क्या करता है, C4+ आयन बनाने में असमर्थ होता है। श्रृंखलन के गुण प्रदर्शित करता है, चतुसंयोजकता। ये 2 कारण नहीं है, इसका आंसर क्या है कि भैया C4+ अगर बनाएगा, मतलब धनायन अगर निर्माण करना है, इसको कार्बन को धनायन का निर्माण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कार्बन के प्लस वाले आयन को नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें।
पहला कथन हमारे पास दिया हुआ है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, और दूसरा कथन है कि कार्बनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या ये दोनों कथन सही हैं? आपको बताना है कि दोनों कथन असत्य है कि पहला सत्य है या दूसरा असत्य है ना। तो हमें पता है कि जो कार्बन है उसमें विद्युत के कुचालक भी होते हैं कुछ, और इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो ये कथन भी हमारे पास सही है, ये कथन भी सही है, दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन के जो यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, हालांकि कार्बन का जो एक अपर रूप है ग्रेफाइट वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधिकांश यौगिक जो होते हैं वो कार्बन के अधिकांश यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, और कुचालक होने के कारण क्या होते हैं? इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो डी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर का। फिर दो कथन दिए हुए हैं हमारे पास, और इसमें से पहचान के बताना है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन का गुण कहा जाता है। कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में बंध बनाकर बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, और इसी गुण को क्या कहते हैं? हम श्रृंखलन, कैटिनेशन का गुण कहते हैं, है ना। तो ये दोनों कथन हमारे पास सत्य है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। दूसरा नंबर का दिया हुआ है क्या? दोनों कथन सत्य है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन सत्य है। तीसरा नंबर दोनों कथन असत्य है, और चौथा नंबर दिया हुआ है कि कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। बिल्कुल। तो दूसरा नंबर का हमारा आंसर होगा कि जो कार्बन है, कार्बन की प्रकृति होती है इस प्रकार की कि कार्बन जो होता है आपस में मिलकर बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, और इस गुण को ही कार्बन का क्या कहते हैं? कैटिनेशन का गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? कैटिनेशन के गुण के कारण ही कार्बन जो होता है वो बहुत प्रकार के यौगिक बना सकता है ना। तो दोनों कथन हमारे पास सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, फिर से दो कथन हमारे पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है या है, बताना है। आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या ये दोनों कथन सही हैं? आपको बताना है। आयनिक यौगिक भंगुर नहीं होते हैं, ये तो आयनिक होते हैं, है ना। और तो ये पहला कथन तो हमारे पास यहीं पर असत्य हो गया। आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक सही निम्न होते हैं, ये बिल्कुल कथन क्या है? सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो पहला कथन हमारे पास सही है, दूसरा वाला क्या है? रॉन्ग है। तो इसमें से हमारे पास आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर का, है ना, ये डी वाला, कि केवल एक कथन जो है। अच्छा, अगला भी दिया हुआ है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये भी गलत है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो ये भी गलत है। पहला वाला हमारे पास जो कथन है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कौन सा? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बिल्कुल निम्न होते हैं। ये तीनों जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ये कहूँगा, तो पहला वाला आंसर हमारे पास क्या होगा? सही होगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के खालिस्तान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। अगर बहुत ही लंबी अवधि है, लॉन्ग पीरियड का टाइम है, तो मृत पौधे जो है वो किस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है कार्बनीकरण कहलाती है। आपको सबको पता है कि जितने भी मृत पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? अगर लंबी अवधि के लिए जमीन के अंदर अगर गड़े रह जाएं या किसी कारणवश जमीन के अंदर चले जाएं तो उस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। और पेड़ पौधों के द्वारा किसका निर्माण होता है लंबी अवधि के बाद? कार्बनीकरण प्रक्रिया के बाद कोल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वें नंबर का सी नंबर का आपका आंसर होगा।
9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं कि दो धातु पार्ट्स के बीच में अगर कोई घर्षण हो रहा है तो उस घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राई लुब्रिकेंट का उपयोग, कार्बन के कौन से अपर रूप का उपयोग ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होता है क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का क्या होता है, लुब्रिकेंट के जैसे व्यवहार करता है, ड्राई लुब्रिकेंट के जैसे क्या करता है, व्यवहार करता है। कार्बन का जो अपर रूप होता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है ना। और ये क्या होता है, एक प्रकार का शुष्क स्नेहक के जैसे प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कार्बन का कौन सा ऐसा गुण है जो नहीं है? श्रृंखलन का गुण भी होता है, ठीक है, सहसंयोजकता का गुण भी होता है, अपरूपता का भी होता है, धात्विक गुण नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास पहला नंबर का, कि कार्बन जो है वो क्या है भैया, कार्बन की प्रकृति जो होती है, कार्बन की प्रकृति आधात्विक होती है ना। कार्बन की प्रकृति जो होती है वो आधात्विक होती है, इसलिए इसमें धात्विक गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता है, यह धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए कोयले के जो प्रकार हैं, 4 प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। इसमें से किसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है आपको बताना है। तो जो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है, जिसमें कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, वो कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी हो जाएगी? C4- बनाएगा अर्थात क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसमें किसकी, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताना है। तो देखते हैं, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, लेकिन इसने क्या कर लिया है भाई, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है, तो 6 और 4 टोटल जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितनी निकल गई? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी? 6, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो तीसरा नंबर का आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि ये क्या कर रहा है? C4- आयन बना रहा है, अर्थात कितने? 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन का जो गुण होता है, निम्न में से कौन से गुण को दर्शाना है आपको बताना है। पहला नंबर का दिया हुआ है कि परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता। दूसरा नंबर, कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण, स्व अपहाशन का गुण, या चौथा नंबर दिया है विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण।
कैटिनेशन का जो गुण होता है बोले वो किस कारण से होता है, तो इसका जो आंसर है सबसे पहले ही वाला सही होगा कि परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए ये क्या करता है, स्वसंयोजन करता है। श्रृंखलन का गुण हमें पता है कि कार्बन क्या करता है, लंबी श्रृंखला बनाने के लिए ही श्रृंखला बनाता है। कैटिनेशन का गुण करता है लंबी श्रृंखला बनाए या फिर वलय वाली श्रृंखला, रिंग वाली श्रृंखला बनाए, तो ये स्वसंयोजन की क्षमता होती है और कार्बन और सिलिकॉन में ही ये क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। सेम क्वेश्चन आ गया, अभी बोले हमने कि कार्बन के अलावा अगर श्रृंखलन का गुण पाया जाएगा तो वो किस में पाया जाएगा भाई, सिलिकॉन में पाया जाएगा। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है और जिसके कुछ अर्धचालक पदार्थ बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर, जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थात कार्बन के अलावा श्रृंखलन का गुण किस में पाया जाएगा, सिलिकॉन में पाया जाएगा। ऑक्सीजन, नियोन और पोटेशियम इनमें नहीं पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नंबर का कथन है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, सही बात है। दूसरा नंबर कथन है कि कार्बनिक यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। कार्बन के यौगिकों के बीच में जो आकर्षण बल है वो प्रबल नहीं होता है। आंसर देखते हैं कि कौन कौन से दिए हुए। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। कार्बन के यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन के यौगिक विद्युत के सुचालक नहीं, कुछ तो कुचालक भी होते हैं, है ना। और इनके बीच आकर्षण बल प्रबल नहीं होता है। बी नंबर दिया हुआ है कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। सी नंबर दिया है कि दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन असत्य है। डी नंबर पे दोनों कथन असत्य दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा सबसे पहला वाला क्या है कि कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, ये कुचालक होते हैं। तो कथन दूसरा नंबर का हमारे पास सत्य होगा कि कार्बन के यौगिक के अणुओं के बीच में जो होता है बल होता है वो प्रबल नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 15 नंबर पे कि कथन 2 सत्य है जबकि कथन 1 जो है वो असत्य है। ये वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला क्या है भैया, राइट है। तो ए नंबर का हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। कार्बनिक यौगिकों का जो गलनांक है आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है ये बताना है। आयनिक आबंधों की उपस्थिति के कारण, दूसरा नंबर दिया हुआ है कि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, सहसंयोजक आबंधों की उपस्थिति के कारण और अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण। देखिए आयनिक बंध जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि सहसंयोजक बंध जितने भी होते हैं इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो आंसर आपका होगा क्या, बी नंबर का, कि इनके अणुओं के बीच में जो होता है वो क्षीण आकर्षण, वीक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके कारण इनके पास जो जितने भी यौगिक पाए जाते हैं इनके अणु जो होते हैं वो बड़ी आसानी से टूट सकते हैं। आयनिक यौगिक के अणुओं को हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि आकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है सहसंयोजक की अपेक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां खालिस्तान से तैयार की जाती हैं। नेफ्थलीन जो हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक होता है जो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, वो उनकी जो गोलियां होती हैं नेफ्थलीन की वो किसके द्वारा तैयार की जाती है आपको बताना है। तो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं ये कोक, पेट्रोलियम, कोल गैस और कोलतार। तो इसका सही आंसर होगा क्या, कोलतार। कोलतार के द्वारा ही क्या की जाती है, नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन यौगिकों में आमतौर पर खालिस्तान नहीं पाया जाता है। कार्बन में क्या नहीं पाया जाता वो बताना है कि एकल बंध होता है भाई, त्रिबंध होता है, आयनिक बंध नहीं होता है, द्विबंध भी क्या होता है, उपस्थित होता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, आयनिक बंध नहीं पाया जाता है।
कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन कार्बन जो होते हैं उसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। कार्बन में हमेशा क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और डी नंबर दिया है कि दोनों ही विद्युत के कुचालक और उसके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होता है कि दोनों ही हो सकते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक में कुछ जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक हैं, सुचालक नहीं होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक ही होते हैं और उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने सभी अपर रूपों में से कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करता है? कार्बन जो है भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है? बोले, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है? तो सीधी सी बात है, C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं फिर से। 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है ना। कार्बन के जो बाहरी कोश में होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताना है आपको। कितने दिखाई दे रहा है? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा भैया आपके पास? 4। कार्बन के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। बाहरी कोश को पहचानना बड़ा आसान होता है कि जो सबसे बड़े नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उन्हीं नंबर पर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है, बताना है। पहला दिया हुआ है एरोग्राफिन, एरोग्राफाइट, कार्बाइन और हीरा। तो भैया ये सब तो भारी होते हैं। जो एरोग्राफिन होता है ये सबसे क्या होता है? हल्का पदार्थ होता है। एरोग्राफाइट, कार्बाइन और हीरा ये सभी कार्बन के दूसरे अलग अलग रूप हैं और ये प्रकृति में पाए जाते हैं और ये भारी होते हैं, जबकि एरोग्राफिन जो होता है बहुत ही हल्का पदार्थ होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। क्या बनता है भाई? यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनेगा? हमेशा यौगिक बनेगा। मूलक, संयोजकता और परमाणु तो हो ही नहीं सकता। परमाणु तो सिंगल होता है, संयोजकता अलग चीज होती है ना। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से हमेशा क्या बनेगा आपके पास? यौगिक ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हीरे में जितने भी कार्बन होते हैं उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 0, क्योंकि हीरे के जो परमाणु होते हैं इतने सघन होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 0 होगी, है ना। और हीरे के बारे में बता दें कि हीरा जो है ये कार्बन का अच्छा अपर रूप है और विद्युत का कुचालक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। एलोट्रोप्स नहीं है कार्बन का। एलोट्रोप्स कौन सा नहीं है ये बताना है। बकमिंस्टर फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है ये अपर रूप नहीं है। ये क्या है भाई? ये यौगिक है। CO2 क्या है? यौगिक है। कार्बन का
यौगिक है CO2, ना कि क्या है, अपर रूप है। अपर रूप का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उसे कि हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन में अपर रूप होते हैं कौन से, फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट। जबकि कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, शायद एक ऑप्शन हमारे पास कहीं से मिस हो गया है, सीसा, लोहा और हीरा। तो तीन ऑप्शन में ही हम आंसर बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो कठोर है वो क्या है भाई, हीरा है। लोहा और सीसा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम कठोर होते हैं। तो हीरा जो है वो सबसे ज्यादा कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। कार्बन के जितने भी अपर रूप होते हैं बोले, उसमें अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का, कार्बन ब्लैक का और चारकोल। तो इसमें सही आंसर होगा आपके पास क्या, कोक। कोक जो होता है वो कार्बन का ही एक सबसे अच्छा रूप माना जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, धातु विज्ञान में अपचयन के लिए किया जाता है। कोक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धुआं रहित ईंधन जिसको बोला जाता है, इसको जलाने से क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है। इसलिए इसका उपयोग जो धातु विज्ञान में जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं ये धातुओं को पिघलाने के लिए या धातुओं में अपचयन कराने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोक का उपयोग करते हैं जिसमें धुआं नहीं निकलता है और बड़ी आसानी से कोक के द्वारा अपचयन किया जा सकता है, किसमें, धातु विज्ञान में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संगमरमर, दूसरा है चौक, तीसरा है डोलोमाइट और चौथा है हीरा। संगमरमर पहला यौगिक है CaCO3। चौक का भी सूत्र ये होता है CaCO3, है ना। डोलोमाइट मैग्नीशियम और कार्बन का यौगिक होता है। हीरा जो है वो अपर रूप है, ना कि क्या है, यौगिक है। तो इसका आंसर सही वाला क्या होगा आपके पास, डी नंबर का आपका आंसर होगा कि हीरा जो है हमारे पास वो क्या है, अपर रूप है, ना कि क्या है, यौगिक है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। एक समान तत्वों के परमाणुओं के साथ में जुड़कर बोले कौन सा क्या करता है, बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो सीधी बात है, कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो आपस में समान, कार्बन के जितने भी अणु होते हैं या परमाणु होते हैं ये आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बहुत ही बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसी गुण के कारण क्या करते हैं, कार्बन के अनेक प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, ये कैटिनेशन का गुण, श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। केवल कार्बन के पास ही यह गुण होता है और इसके अलावा होता है तो थोड़ी सी मात्रा में सिलिकॉन के पास होता है। तो कार्बन के जितने भी परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का होगा। अच्छा, लिखा भी है कि कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ में मिलकर, कार्बन के जैसे ही समान तत्व के अन्य परमाणु के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, ये बड़े अणु उत्पन्न करने की एक विशिष्ट योग्यता रखता है। तो इसका आंसर बिल्कुल कौन सा होगा, डी नंबर का होगा कि कार्बन के पास ही क्या होता है, ये प्रकृति होती है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। 30 सेकंड।